Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of April 2025. 2 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, ज़रूर शेयर करें। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा दूसरों से ज़्यादा ही बताऊँगा और दूसरों से ज़्यादा सरल भाषा में बताऊँगा। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर को हम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, क्योंकि वहाँ से मोस्टली जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं वो दे आर फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। तो हम भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बैक। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो कि इंटरनेशनल या इंडिया लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे ना। सबसे पहली जो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है वो है सर्न और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। आप सबको पता है सर्न क्या है, आप सबको पता है LHC क्या है। हालांकि मैं दोनों आपको आज फिर से बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन आपको बता दूं सर्न जो आपका यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च बोलते हैं। सर्न को क्या बोलते हैं? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यहाँ पे लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के बाद, जो कि 27 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल लेबोरेटरी टाइप की है, 27 किलोमीटर की, उससे भी ज़्यादा बड़ी अब ये एक टनल के अंदर का एक मशीन बनाने की सोच रहे हैं, जिसको क्या नाम देंगे? फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, FCC नाम देंगे, फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। तो याद रखेगा इट विल बी अ 91 किलोमीटर लूप, है ना, याद रखेगा इट विल बी अ 91 किलोमीटर लूप अलॉन्ग द फ्रेंच स्विस बॉर्डर एंड बिलो द लेक जिनीवा। तो लेक जिनीवा के नीचे इसको बनाया जाएगा एक लूप में 91 किलोमीटर का। प्रेजेंटली जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है वो एक्सेलरेटर कितना बड़ा है? 27 किलोमीटर का है। अब 91 किलोमीटर का ये प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम रखेंगे फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। अब आपको देखो, आपने बहुत पहले से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुना होगा, लेकिन क्या आपको उसकी वास्तविकता पता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसा काम करता है? अब आप देख सकते हैं LHC इतना है और FCC एक सर्कुलर रिंग के रूप में रहेगा, है ना, देख रहा 91 किलोमीटर का। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, सर्न के बारे में बताएं। सर्न का फुल फॉर्म है और यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिजिक्स लेबोरेटरी है जो कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसका फाउंडेशन 1954 में हुआ था। सर्न का फाउंडेशन 1954 में हुआ था और इसका फोकस रहता है स्टडिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि जो यूनिवर्स जिन पार्टिकल से मिलकर बना उनको स्टडी करने का मेन एम रहता है, ठीक है ना। क्या इंडिया सर्न का मेंबर है? तो इंडिया फुल मेंबर नहीं है, इंडिया एसोसिएट मेंबर है 2017 से। याद रखिएगा, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न सिंस 2017, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? इंडियन साइंटिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर्न के प्रोजेक्ट्स में एंड इंडियन रिसर्चर्स हैव एक्सेस टू सर्न फैसिलिटीज। हाउएवर वोटिंग राइट्स इंडिया के पास अभी भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंडिया इम्पैक्ट नहीं करता है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? अब सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मशीन है, जो कि प्रोटॉन्स, जो टाइनी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक, उनको कोलाइड करवाते हैं। वहाँ उनको कैसे कोलाइड करवाते हैं? नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्यों कराते हैं? प्रोटॉन्स को क्यों कोलाइड करवाते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट? इसका रीज़न ये है कि वो कोशिश करते हैं यूनिवर्स के बिग बैंग के टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी फॉर्मेशन के समय पे, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं LHC में। और इससे उनको पता चलता है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में, वहाँ के एनर्जी सोर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें। जैसे सबसे बड़ी डिस्कवरी जो LHC की रही है वो है हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, विच एक्सप्लेन्स हाउ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स गेट्स इट्स मास। तो हिग्स बोसॉन जो गॉड पार्टिकल है, वहाँ से पता चलता है कि कैसे यूनिवर्स की हर चीज़ में मास आता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। बहुत ही सरल भाषा में LHC के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही सरल भाषा में सर्न के बारे में बताया, तो आपको आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ मजा आया होगा। आगे मूव करते हैं। बैटरी बूम ड्राइव्स बांग्लादेश लीड पॉइजनिंग एपिडेमिक। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बांग्लादेश में बढ़ता इलेक्ट्रिकल रिक्शाज, जो इलेक्ट्रिकल रिक्शा चल रहे हैं, उन कारण से एक बहुत बड़ा इशू चालू हो गया है बांग्लादेश में, और वो इशू है लेड पॉइजनिंग का। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 35 मिलियन चिल्ड्रन, मतलब 60% ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन बांग्लादेश हैव डेंजरसली हाई लेड लेवल्स। उनके बॉडी के अंदर लीड का जो लीड यानी पीवी, लेड यानी पीवी, जो साइंटिफिक नेम पीवी होता है ना एलिमेंट का, तो लेड पॉइजनिंग जो है वो हो रही है। और लेड पॉइजनिंग के कारण कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, अनीमिया हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ रहती है, लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर इश्यूज कॉज्ड बाय द लेड पॉइजनिंग। तो याद रखिएगा, दिस इज द लेड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। मेन प्राइमरी रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज का बूम हुआ है ना,
उसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसका ऑब्वियसली बहुत सारे कारण है। जो बैटरीज बनती हैं जिन फैक्ट्रीज से, वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते टॉक्सिक मटेरियल्स को, वो लैंड, सॉइल, वाटर सब जगह मिक्स हो जाती है। इसके अलावा लेड बेस्ड जो पेंट्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के बैन के बाद लेड बेस्ड पेंट्स अभी भी यूज़ हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा इशू है एडल्टरेटेड टर्मरिक, यानी कि जो हल्दी है उसके कलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी लेड का यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक तरीके से लेड पॉइजनिंग कॉज करती है। एंड लेड पॉइजनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ इट शुड बी लुक्ड आफ्टर, इसको सब सही करने की आवश्यकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तीसरी न्यूज़ पे आते हैं। तीसरी न्यूज़ है, देखो, मास्ट्रिस्ट गोल पोस्ट नीड शिफ्टिंग टू अलाउ जर्मनीज बजट बूस्ट। अब क्या है, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो जर्मनी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो वहाँ की ट्रीटी है जो कि पूरा गवर्न करती इकॉनमी को, उसको बोलते हैं मास्ट्रिस्ट ट्रीटी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ, बहुत ही प्यारी न्यूज़ आर्टिकल है। देखो, मास्ट्रिस्ट ट्रीटी जो है इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसको क्या दूसरा नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये साइन की गई थी फरवरी 7, 1992, 1992 में इसको साइन किया गया था। मैस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये नीदरलैंड्स में है। मैस्ट्रिक्ट इज इन नीदरलैंड, और इसी ट्रीटी के कारण इट लेड द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसी ट्रीटी के बाद यूरोपियन यूनियन बना आपका, ठीक है ना। अब आपको बता दूं इस ट्रीटी में मेन चीज़ क्या थी। इस ट्रीटी में मेन चीज़ थी, इसने सिंगल यूरोपियन करेंसी यूरो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। सिंगल यूरोपियन करेंसी जो यूरो चलती है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। और ये ट्रीटी आई थी 1 नवंबर 1993 को फोर्स में आ गई, ठीक है ना। की फीचर्स क्या क्या है, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन था। पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ करती थी, उसको ट्रांसफॉर्म करके यूरोपियन यूनियन बनाया गया, ठीक है, ताकि डीपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके। इसके अलावा यूरो ने इंट्रोड्यूस किया। यूरो मतलब कि एक सिंगल करेंसी सारी यूरोपियन यूनियन के लिए। इसके अलावा मास्ट्रिक्ट में कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया भी रखे गए जो कि 1997 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें सबसे पहला था कि डेट टू जीडीपी रेशियो 60% के अंदर रखना है आपको। डेट टू जीडीपी रेशियो 60% के अंदर रखना है, और बजट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी के अंदर रखना है, ठीक है ना, याद रखना है। और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, तो बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, चाहे वो इटली हो, चाहे बेल्जियम हो, उन सब ने अपनी लिमिट्स एक्सीड कर रखी हैं। फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, सबके डेट टू जीडीपी रेशियो 100% के ऊपर हो चुके हैं। इसी कारण से इसने लिखा है कि मास्ट्रिक्ट के गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। शिफ्ट मतलब गोल पोस्ट को शिफ्ट करने की आवश्यकता मतलब जो आपने गोल रखा है 60% का डेट टू जीडीपी, उसको आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, एटलीस्ट 90% करने की आवश्यकता है। दिस इज वॉट हैज़ बीन सेड बाय द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत ही प्यारे शब्दों में मैंने आपको बताया, तो खुद कई बार मुझे तारीफ करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी आसान भाषा में जब बताता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वाई इंडिया नीड्स टू क्लीन इट्स एयर। अब ये एयर पोल्यूशन के बारे में है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली बहुत सारा टारगेट था जो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एयर पोल्यूशन अब कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये अब ईयर राउंड प्रॉब्लम हो चुकी है, और बहुत सारे मेजर्स हमने भी लिए, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, भारत 6 हमने इंट्रोड्यूस किए, भारत 6 स्टैंडर्ड्स, प्रधानमंत्री अर्बन ये आपका अर्बन रिहेबिलिटेशन हमने स्टार्ट किया। इसके अलावा आपका इंडिया ने अपना गोल जो बनाया था, इट वाज टू रिड्यूस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, सॉरी वो PMUY उज्ज्वला योजना थी, जिसमें LPG कनेक्शन से इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। हाँ, तो इंडिया का गोल था टू रिड्यूस PM 2.5 बाय 40% फ्रॉम 2017 लेवल्स बाय 2026। मतलब 2026 तक हमने ये डिसाइड किया था कि हम PM 2.5 का जो लेवल है वो 40% रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम 2017 लेवल। बट ये अनरियलिस्टिक लग रहा है विदाउट लोकल लेवल प्लानिंग। तो ऑथर ने वही कहा कि लोकल लेवल प्लानिंग के जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये अनरियलिस्टिक है। अब आप प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो ऑथर ने कहा कि देखो, क्या हम सिर्फ डेटा पे भरोसा रख रहे हैं, मतलब AQI चेक कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लेकिन हमको अभी सिस्टेमिक या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की आवश्यकता है। भाई व्हीकल टाइप आप देखो, व्हीकल में फ्यूल किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है वो आप चेक करो, ट्रैफिक पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करो। तो क्या होता है, कई बार आप सिर्फ एयर क्वालिटी के डेटा को जब आप देखते हो ना, तो दैट डेटा इज मिसलीडिंग, है ना। तो आपको एक्टिविटी बेस्ड मैट्रिक्स पे जाना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड मैट्रिक्स पे। तो ये जरूर लिख लेना। और ये जो सजेशन है एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, बहुत अच्छा सजेशन है कि ओवर रिलायंस ऑन डेटा इज मिसलीडिंग, है ना। तो एक्टिविटी बेस्ड मैट्रिक्स आप देखो, बसेस रिटायर की कि नहीं की, ट्रक्स रिटायर किए कि नहीं किए जो पुराने थे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको चेक करने की
की आवश्यकता है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि आपको मतलब कुछ फेजेस बताएं, जैसे पहले आप मेजर पोल्यूशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करो लोकल एमिशन डेटा से, दूसरा लिंक करो फंडिंग टू टारगेटेड एक्शंस बेस्ड ऑन डेटा, इसी मतलब फंडिंग को भी अब इसी एक्शन बेस पे आप वो करो, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फंडिंग कर रहे हो कहीं पे भी आप वो काम कर रहे हो। एक्चुअल एमिशन रिडक्शन को ट्रैक करो, मतलब केवल पोल्यूशन लेवल मत चेक करो, एक्चुअल एमिशन रिडक्शन चेक करो कितना एमिशन रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि हाई टेक सोल्यूशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, एआई डैशबोर्ड स्मॉक टावर्स का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस मॉनिटरिंग जो है दैट शुड बी देयर, एंड ये सारे सजेशंस ऑथर ने कहा है, तो ये कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें चाइना से और उससे, तो इंडिया का बहुत कम है ना। इंडिया का जो एमिशन में हम खर्चा करते हैं दैट इज़ वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज, तो ये भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। टैकलिंग द डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट इन इंडिया। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये है डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन या पोस्ट ट्रुथ के बारे में, एंड दिस इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। पहले तो आप ये याद कर लीजिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट नाम की एक रिपोर्ट है जो कि कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रिपोर्ट में कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन जो है इट इज़ एट द टॉप ऑफ द शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट। तो शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट में सबसे जो बड़ी थ्रेट है वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न डेफिनेटली है एआई जनरेटेड कंटेंट, एल्गोरिदमिक बायस जो है, इसके अलावा सोसाइटल डिवाइड, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इन कारणों से आप ट्रुथ को पोस्ट ट्रुथ से यानी ट्रुथ को आप फॉल्सहुड से आप वो नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एंड डिसइंफॉर्मेशन कैन इम्पैक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एज वेल। बहुत सारी कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि अगर डिसइंफॉर्मेशन चल रही है ना तो उस कारण से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी भंग हो जाती है, ठीक है ना। ऑल दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। इसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। इंडिया की ऑब्वियसली बात है कहीं पे भी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, कहीं पे भी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप इस तरीके से देखें तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सबको पता है यहाँ कई बार सेफ हार्बर रूल्स जो हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कोई भी कंटेंट हमारे अंदर डाला जाए, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है कि उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो कंटेंट उनके पास आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो उस कंटेंट के कारण बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने सजेस्ट की थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ऑथर ने वही कहा कि बिग टेक को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए, हाई इनकम नेशंस को थोड़ा वो करना चाहिए, टेक्निकल और एआई गवर्नेंस का यूज़ करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी आपको किसी के ऊपर डालनी पड़ेगी, फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव्स आप स्टार्ट करें, जैसे इंडिया में शक्ति इंडिया इलेक्ट्रिक फास्ट चेकिंग कलेक्टिव नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, है ना। लिटरेसी प्रोग्राम्स आप करने से आरबीआई कुछ बैंकिंग लिटरेसी प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकता है ताकि अगर बैंकिंग रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है तो वो तो ना फैले, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स जो हैं उनको आपको बचाने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार वो ट्रुथ निकाल करके लाते हैं इन द एरा ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन। तो ऑथर ने वही कहा कि डिसइन्फॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजिकल इशू बस नहीं है, इट्स अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज वेल। तो इंडिया को जो है चूंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है तो हमको ज़रूर यहाँ पे कुछ अच्छा करना चाहिए और वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है इसके अलावा। तो आईएनएसवी तारिणी रीचेज फाइनल स्टॉप ओवर ऑफ द ग्लोबल सरकम नेविगेशन। तो आईएनएसवी तारिणी जो आपको पता होगा कि ग्लोबल सरकम नेविगेशन कर रहा है, इसमें बहुत सारे हमारे इंडियन वुमेन ऑफिसर्स भी हैं, जैसे दिलना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, है ना। तो ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने मूव किया है। देखो इसमें कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में रही हैं, वो हैं देखो, एक तो फ्रीमेंटल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे रुके थे। लिटिलटन कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड, लिटिलटन न्यूजीलैंड में है। देन एक है पोर्ट
फॉकलैंड आइलैंड, जो यूके के अंदर आता है फॉकलैंड आइलैंड, तो वहाँ पे भी रुके थे। तो लिटलटन याद रखेगा न्यूजीलैंड का, फ्रीमैंटल याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया का, पोर्ट स्टैनली याद रखेगा फॉकलैंड आइलैंड का। इसके अलावा मैं आपको एक मैप दिखा दूं जिससे कई अलग अलग जगहों पे ये गया था एनएसवी तारिणी, और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट नेमो। अगर आपने देखा वो फोटो जिसमें 2 वुमेन ऑफिसर्स भी हैं हमारी जिन्होंने पॉइंट नेमो दिखा रहे हैं, है ना। तो पोर्ट नेमो इज एक्चुअली अ प्लेस जो कि मोस्ट आइसोलेटेड लोकेशन है वर्ल्ड की, मोस्ट आइसोलेटेड लोकेशन। तो फाइंडिंग नेमो जो मूवी थी ना उसी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट नेमो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्यूसी आइलैंड आपको साउथ पैसिफिक में दिख रहा होगा, ईस्टर आइलैंड है, कंसेप्शियन है चिली के पास, वेलिंगटन तो आपको पता ही है न्यूजीलैंड में, वेलिंगटन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सी भी आपको दिख रहा होगा, एंड पॉइंट नेमो दिख रहा होगा। लास्ट में आपको माहेर आइलैंड एंटार्क्टिका के पास दिख रहा होगा, सदर्न ओशन में माहेर आइलैंड। तो ये कुछ लोकेशंस भी आप याद रखिएगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। देन ड्यूसी आइलैंड जो है, ड्यूसी मोटूनुई, ईस्टर आइलैंड का मोटूनुई वाला पोर्शन है, पॉइंट नेमो, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एनएसवी तारिणी के ही लोकेटेड लोकेशंस हैं रिलेटेड। तो ये मैप भी आपको मैंने दिखा दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। जी जिनपिंग ने कहा है इंडिया और चाइना की जो 75th एनिवर्सरी, उसको रिलेशन को उन्होंने एलिफेंट ड्रैगन डुएट नाम दिया है। एलिफेंट ड्रैगन डुएट मतलब ये एलिफेंट इंडिया के लिए, ड्रैगन चाइना के लिए, डुएट मतलब वो नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि भैया कोई वाटर बॉडी हमारी ख़राब नहीं हो रही है। अब वाटर बॉडी कौन सी चल रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये बात चल रही है दिवाले क्रीक के रिगार्डिंग। याद रखिएगा, एक दिवाले क्रीक है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड, ऑब्वियस बात है, तो लोकेशन आप याद रखिएगा। अभी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको चेक किया तो सब कुछ सही टेस्ट बोला, बहुत अच्छा टेस्ट है भाई, ये भी सही है, ये भी एक्सेप्शनल है ना। लेकिन इसी को मध्य महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर यूनियन ने भी ये टेस्ट, इंडिपेंडेंट टेस्ट करवाए थे, जिसमें दिवाले और नहावा शिवा क्रीक दोनों में उन्होंने कहा कि भैया जो डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, सीओडी है, जहाँ से पोल्यूशन पता चलता है जिन फैक्टर से, वो सारे 10x 25x 100x तक ओवर शूट है, मतलब एक्सीड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है ना। वाटर कलर भी ग्रे उन्होंने बताया, सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ बताया। तो अब जो ये इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे ना जिन्होंने ये टेस्ट किया है फिशरमैन कम्युनिटी ने, तो इन्होंने कहा कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और इन वाटर बॉडीज़ के बारे में बात करें। तो दिवाले क्रीक और नहावा शेवा क्रीक, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.